Good morning, students. This is PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next chapter, that is periodic classification of elements. ठीक है, और ये है आपका क्लास 10th का NCERT साइंस का केमिस्ट्री पार्ट that is taken care by me on this YouTube channel and also important for other state board exams as well as CBSE. ठीक है, तो ये है इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1. ठीक है, लेक्चर नंबर 1. और इससे पहले हम इसी सीरीज़ में यानी कि आपकी जो ऑनलाइन जो यूट्यूब जो स्टडीज़ है उसके अंदर हम चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड. ठीक है, तो जो पुराने वीडियोस हैं, पुराने चैप्टर्स के जो वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. ठीक है, सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सिंपल सा मीन्स आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि एलिमेंट के बारे में हमें बात करना है. ठीक है, एलिमेंट के बारे में बात करना है. तो एलिमेंट के बारे में बात करने से पहले अगर हम एट प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो हमारे पास में इतना एलिमेंट्स हैं. एट प्रेजेंट वी हैव 118 एलिमेंट्स. ओके, तो सो हम इन 118 एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी. फर्स्ट क्वेश्चन कि एलिमेंट क्या होता है. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है. व्हाट इज एन एलिमेंट. तो एलिमेंट के लिए देखिए, कोई भी एक सब्सटेंस जो क्या होता है, सिमिलर एटम से बना होता है. ए सब्सटेंस which is made up from same atoms. ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिमेंट. दैट इज कॉल्ड एलिमेंट. चलिए, एलिमेंट के बारे में तो आप लोगों को पता है. हमारे पास ऐसे 118 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, और सबको आपको पता भी है कि एलिमेंट के नाम आप लोगों ने क्लास 9th में भी पढ़े होंगे और क्लास 8th में भी पढ़े होंगे. ज़रूर आपके जो साइंस टीचर हैं उन्होंने ज़रूर आपको बोला होगा कि यस यू नीड टू प्रिपेयर बाय हार्ट दीज एलिमेंट्स. ठीक है, तो वो बातें तो आप लोग पुरानी बातें हैं. अब देखिए, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 118 एलिमेंट्स हैं सो फार. ठीक है, इतने सारे एलिमेंट्स को हमें डिस्कस करना है, उनके बारे में हमें लर्न करना है. ओके, देयर आर मेनी फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स. ओके, सभी एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होगी. यहाँ पर सबके अलग अलग गुण होंगे, कैरेक्टर होंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी. तो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं इतने सारे, उनको एक साथ हम स्टडी कर नहीं सकते. ओके, हम उनको एक साथ स्टडी नहीं कर सकते. तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको क्लासिफाई करते हैं. हम क्या करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं. अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है. क्लासिफिकेशन का मीनिंग होता है कि किसी सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी के बेसिस पे ग्रुपिंग करना. ओके, ग्रुपिंग ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज. ठीक है, यानी कि अगर कोई दो चीज़ों में जैसे सिमिलरिटी है तो उनको हम एक पर्टिकुलर ग्रुप असाइन कर देंगे. ठीक है, तो अगर कोई दो चीज़ों में डिससिमिलरिटी है तो उसका मीनिंग ये हो गया कि उनको हम एक जगह पे नहीं रख सकते. ठीक है, चलिए ये बातें भी आप जानते हैं. तो अब क्वेश्चन ये है कि हमें क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है. वाई डू वी नीड क्लासिफाई द एलिमेंट्स. ठीक है, इसको एक सिंपल डेली लाइफ के एग्जाम्पल से हम लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं. ठीक है, देखिए आप लोगों ने देखा होगा जो शॉपकीपर होता है, फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कीजिए, सपोज कीजिए देयर आर 2 शॉपकीपर्स. देखिए 2 शॉपकीपर है और उनके पास जो है जनरल आइटम का शॉप होता है, जनरल आइटम का 2 शॉपकीपर है और आप उनके पास कुछ परचेज करने के लिए जाते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल आप गए वहाँ पे, आपको एक पेन लेना था. ठीक है, एक पेन लेने के लिए आप गए. अब देखिए
शॉपकीपर ए एंड शॉपकीपर बी। शॉपकीपर ए के पास जब आप गए तो आपने उसकी शॉप में क्या देखा कि वहाँ पे जो जितना भी सामान रखा हुआ था, जितने भी जो गुड्स आइटम्स जो रखे हुए थे ना, वो सब दे वर नॉट केप्ट प्रॉपरली। कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, कोई चीज़ कहाँ रखी हुई है, ठीक है, मीन्स दे वर नॉट अरेंज्ड इन ए प्रॉपर वे, दे वर दैट शॉप वाज नॉट अरेंज्ड इन ए प्रॉपर वे। नाउ तो उसमें क्या होगा, आपको पर्टिकुलर जो पेन जैसा चाहिए उसको सर्च करने में, उसको निकालने में, ढूंढने में वो जो शॉपकीपर होगा उसको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नाउ यू जस्ट थिंक अबाउट द सेकेंड शॉप, दैट इज शॉप बी, ठीक है। वहाँ पर क्या है, एवरीथिंग इज अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक वे, यानी कि आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको पेन मिलेंगे, आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नोटबुक्स मिलेंगे, आपको इस डायरेक्शन में जाना है तो कोई पर्टिकुलर स्टेशनरी का या कोई भी जो आपको चाहिए, जैसा भी सामान चाहिए वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में मिलेगा। यानी जो शॉपकीपर है उसको सब कुछ पता है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शॉप को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री लैब में भी आप देखेंगे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसका जो लेटर है, जिसका जो नेम है वो सपोज कीजिए सी से स्टार्ट होता है, ठीक है, सी से स्टार्ट होता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, तो हमने अरेंज कर रखा है, क्या कर रखा है, ए लेटर वाले सारे एक जगह पे, बी लेटर वाले सारे एक जगह पे, सी लेटर वाले सारे एक जगह पे। सो इससे क्या होगा, मान लीजिए मुझे क्लोरोफॉर्म ढूंढने के लिए जाना है, तो ऐसा नहीं कि मैं कभी इस डायरेक्शन में जाऊँ, वहाँ ढूंढूंगा नहीं मिलेगा, फिर उस डायरेक्शन में जाऊँगा नहीं मिलेगा, दैट इज नॉट हैपनिंग, करेक्ट। सो यही होता है एलिमेंट्स के साथ में भी, कि जब हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर देते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारा जो है टाइम बच जाता है, लेस टाइम टेकिंग, किसके लिए, स्टडी करने के लिए। हमारा इसमें क्या होता है, सिस्टेमेटिक स्टडी ईजी हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको क्या कर दिया, एक फिक्स्ड जगह पे रख दिया है। लेस टाइम टेकिंग प्रोसेस मान लीजिए या प्रोसीड्यूर मान लीजिए, प्रोसीड्यूर दोनों सही हैं, ठीक है। और क्या होता है, यस, आपको हार्ड वर्किंग से भी ये बचाता है, लेबर सेविंग का मतलब होता है कि आपको मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ये है इस क्वेश्चन का कारण, इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आंसर है कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि ये जो प्रोसीजर होता है क्लासिफिकेशन का, इसमें हमें टाइम कम लगता है, लेस टाइम टेकिंग। किसके लिए ये कम टाइम किसके लिए लग रहा है, स्टडी करने के लिए। उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है, उन एलिमेंट्स की जो डिटेल्स है, उसको स्टडी करने में हमें कम टाइम लगेगा। सिस्टमेटिक स्टडी ईजियर, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप इजीली सभी एलिमेंट्स के बारे में बता पाएंगे, ठीक है। थर्ड, लेबर सेविंग, जैसे अभी शॉपकीपर वाले मामले में देखा था आपने, या केमिस्ट्री लैब की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आप ये चीज़ देख सकते हैं। या सबसे बढ़िया और एग्जांपल मैं बताता हूँ आप लोगों को, मेडिकल की शॉप के ऊपर इतनी सारी मेडिसिन होती है, इतने सारे मेडिसिन के इतने सारे डिफरेंट क्वालिटी या डिफरेंट वेराइटी के कस्टमर्स आते हैं, किसी को किसकी दवा चाहिए, किसी को किसकी दवा चाहिए। अब मेडिकल की शॉप पे तो जो पेशेंट आता है या जो भी आता है मेडिसिन लेने के लिए, उसको तो तुरंत चाहिए ना, उसको तो तुरंत ही चाहिए, वो इंतज़ार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जिसके लिए मेडिसिन की ज़रूरत है वो पेशेंट वेट नहीं कर सकता ना। अगर ऐसा वहाँ हो गया कि आपने किसी मेडिसिन का नाम बताया उसको, और जो शॉपकीपर है वो अगर उसको सर्च करने में आधा घंटा लगा देगा, तब तक तो पेशेंट ख़त्म। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो वो लोग क्या करते हैं फिर, वो लोग क्या करते हैं, जितने भी जो मेडिसिन होती है ना, उनको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज कर देते हैं, करेक्ट। अब उनके पास दो तरीके होते हैं, या तो मेडिसिन को उनको कंपनी के अकॉर्डिंगली अरेंज कर देते हैं, जैसे ये कंपनी है, इसकी कंपनी की जितने भी मेडिसिन है उनको एक जगह रख दो, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो है सेक्शन उसका मेडिसिन का, उसका एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम बना दो उसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इस साइड में दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट होगा, सारे जितने भी उस कंपनी के रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको इस जगह पे फिट कर दिया। एक तो ये वे होता है। दूसरा वे होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दो मेडिसिन को। जैसे आपको पता चले कि ए के नाम पे मेडिसिन है कोई, तो आप तुरंत ए वाले सेक्शन में जाएंगे। सी दिस विल सेव योर टाइम एज वेल एज लेबर, आपका जो है मेहनत कम कराएगा। चलिए, हमारे पास भी इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनका हमें क्या करना है,
क्लासीफाई करना है, इनको ईजियर बनाना है, इनकी स्टडी ईजियर करनी है। तो ऐसा काम ज़रूरी है, ऐसा काम ज़रूरी है। और ये जो काम है ये किया भी गया है। ओके, अगर हम हिस्ट्री की बात करें, किसकी हिस्ट्री, इसी की हिस्ट्री की बात करें, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट नंबर जो है वो आता है हमारा डॉबेरिनर। कुछ लोग डॉबेराइनर बोलते हैं, कुछ लोग डॉबेरिनर बोलते हैं। आप लोगों की इच्छा है, आप लोगों को जो अच्छा लगे वो बोल सकते हैं, बस याद रखना है। डॉबेरिनर से ट्राइड, डॉबेरिनर का ट्राइड, ट्राइड का मतलब होता है 3, डबल का मतलब होता है जैसे ड्यूओ, ड्यूओ का मतलब क्या होता है 2, ट्राइड का मतलब होता है 3, ट्रियो भी बोलते हैं ट्राइड को। देखिए, एक साइंटिस्ट डॉबेरिनर, आपको याद पूरा नाम वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर याद रह जाता है तो अच्छी बात है, ठीक है। जर्मन के साइंटिस्ट, जर्मनी के साइंटिस्ट थे जोहान वॉल्फगैंग डॉबेरिनर या डॉबेराइनर, ठीक है। सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिसने एलिमेंट्स को अरेंज किया। उस समय पे जो प्रेजेंट एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स को उसने प्रेजेंस किया, और उसने क्या किया, जो ये अरेंजमेंट उसका जो था वो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या कुछ एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे था, ठीक है। तो उसने जब इनको अरेंज किया तो उसने क्या देखा कि 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन रहा है, 3-3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन रहा है, और ये जो ग्रुप बनता है, इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर सिमिलरिटी है, उनके अंदर क्या हो रहा है, सिमिलरिटी है, ठीक है। अब उसने जो अरेंज किया वो कैसे किया, देखिए फॉर एग्जाम्पल थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स का एक एक ग्रुप बनाया उसने। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट, इन तीनों का क्या किया उसने, इनका एटॉमिक मास जो होता है उसको उन्होंने क्या किया, कंसीडर किया। एटॉमिक मास के बेसिस पे उसने कंसीडर किया। याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि यस डॉबेराइनर का जो ट्राइड था उसका बेसिस क्या था, आपको याद रखना होगा एटॉमिक मास। उसने एटॉमिक मास के बेसिस पे ही अरेंज किया था। तो उसने कैसे अरेंज किया, देखिए उसने क्या अरेंज किया कि फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है इनके एटॉमिक मास का जो सम है, टोटल जो है, उसको अगर आप डिवाइड करते हैं 2 से, देन सेकेंड वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाता है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिलती है, ठीक है। याद रखना है, यही इसका स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट मिडिल एलिमेंट है, द एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो है वो रफली जो है एटॉमिक मास जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट है उनके एवरेज के बराबर था। दिस इज द स्टेटमेंट, ठीक है। और इसी के बेसिस पे उसने एक एग्जाम्पल बताया। उसने ये थे आपके 3 एलिमेंट, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अगर आप लिथियम की बात करें तो देखिए लिथियम के लिए आपको याद रखना है, लिथियम के लिए आपको याद रखना है कि लिथियम का एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, ऑलमोस्ट 6.9। सोडियम की बात करें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। यू बोल सकते हो आप, चाहो तो यू लगा सकते हो। यू क्या है, एटॉमिक मास की यूनिट होती है, ठीक है। इन द सेम वे जो आपका पोटेशियम है, उस पोटेशियम का कितना होता है 39 यू। ये हो गए 3 एलिमेंट, और इन 3 एलिमेंट का एक बन गया ट्राइड। व्हाट इज इट कॉल्ड, ट्राइड। किसके अकॉर्डिंग, ये डॉबेराइनर साहब के अकॉर्डिंग है ना, उन्होंने ये ट्राइड बनाया। अब इसको चेक करते हैं कि क्या ये सच में सही है। क्या बोला, सेकेंड एलिमेंट का जो एटॉमिक मास आएगा वो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके उसका एवरेज ले लो। तो देखिए फर्स्ट का है 6.9 यू प्लस थर्ड का है 39.0 यू, एंड एवरेज वैल्यू आनी चाहिए, दैट इज डिवाइडेड बाई 2। एवरेज का मतलब जितने जो आपके पास क्वांटिटी है उनकी नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई सम ऑफ नंबर ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब इनको आप ऐड करके देख लीजिए तो ये आता है ऑलमोस्ट कितना आता है, ये हो गया 45 और 45.9 डिवाइडेड बाई 2। इसको अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 23 आता है यू के इक्वल। और यहाँ पर ये क्या है, ये भी 23 है। तो इसका मतलब इस वाले सेट के लिए लीना के यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस सेट के लिए, इस ट्राइड के लिए डॉबेराइनर का ट्राइड एप्लीकेबल है।
क्या एक ही एग्जाम्पल है ऐसा? ये भी आपको याद रखना है कि क्या ऐसा एक ही एग्जाम्पल है? तो आपको याद रखना है कि नहीं, कुछ और भी एग्जाम्पल ऐसे हैं, ठीक है। और एटलीस्ट आपको 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। तो फर्स्ट तो मैंने ये बता दिया। सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। आपको इनका एटॉमिक मास याद नहीं रखना। नो नीड टू मेमोराइज दीज एटॉमिक मासेस, ठीक है। आपको बस सिंपल सा ये याद रखना है कि ये एक ट्राइड है। ट्राइड का मतलब 3 का एक ग्रुप है, कैसरबा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल एक और याद रखना है, ClBrI, क्लोराइन, ब्रोमाइन, आयोडाइन। सो दिस इज ऑल्सो वन एग्जाम्पल ऑफ किसका? डॉबेराइनर का ट्राइड का। चलिए, डॉबेराइनर ने बहुत अच्छा काम किया, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि डॉबेराइनर का जो ट्राइड था उसके अंदर उसने सिर्फ 3 ट्राइड ही बनाए। उस समय पे जो प्रेजेंट एलिमेंट थे उस समय पे, यानी कि कब की बातें हैं ये? 1870 की बातें हैं। एट दैट टाइम 1870 के अंदर जो जितने एलिमेंट्स थे उन एलिमेंट्स के उसने जो ट्राइड बनाए थे, तो उन ट्राइड में से सिर्फ 3 ही ट्राइड वो बना सके। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दिस क्राइटेरिया और दिस क्लासिफिकेशन could not be applied to all the elements present at that time, ठीक है। आपको ये थोड़ा ना याद रखना है, आपको तो क्वेश्चन याद रखना है ना कि क्वेश्चन किस टाइप का आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आता है कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ डॉबेराइनर्स ट्राइड। डॉबेराइनर का जो ट्राइड था उसका बेसिस क्या था? आंसर है एटॉमिक मास। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डॉबेराइनर के ट्राइड का कोई एक एग्जाम्पल बताइए। आपके सामने 3 एग्जाम्पल है, फर्स्ट लिथियम वाला, सेकंड कैल्शियम वाला और नेक्स्ट क्लोराइन वाला। नेक्स्ट और क्या आता है? फिर ये पूछा जाता है कि डॉबेराइनर का ट्राइड जो है ये फेल क्यों कर गया, मीन्स वाई इट वाज नॉट, वाई इज दिस डिस्कार्डेड। इसको डिस्कार्डेड या इसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया? क्योंकि इट वाज नॉट एबल टू क्लासीफाई ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट थे उन सभी एलिमेंट्स को ये ट्राइड नहीं बना सका, उनके ट्राइड नहीं कर सके, दैट इज व्हाई इट वाज डिस्कार्डेड। चलिए, इनकी बात कर ली हमने। अब इसी के बाद में क्या होता है, एक और साइंटिस्ट आते हैं हमारे, यस, इन दिस डायरेक्शन, इन दिस सीरीज। जैसे ही डॉबेराइनर का काम स्टार्ट हुआ उसके बाद में जब लोगों को पता चला कि ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, मीन्स एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, तो जो साइंटिफिक ग्रुप था, जो साइंस की दुनिया में जो साइंटिस्ट लोगों का जो वर्ल्ड होता है, साइंटिफिक वर्ल्ड, उसमें रिवॉल्यूशन हो गया कि भाई ऐसा भी कर सकते हैं क्या। और फिर इस डायरेक्शन में बहुत से लोगों ने, बहुत से साइंटिस्ट ने काम करना स्टार्ट किया। इन्हीं में से एक और इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है न्यूलैंड, ठीक है, इंग्लिश साइंटिस्ट, ब्रिटिश साइंटिस्ट बोल सकते हो आप सिंपली, न्यूलैंड, जॉन न्यूलैंड, ठीक है। उन्होंने भी ऐसा ही एक कोशिश किया, ठीक है। उन्होंने जो कोशिश किया उस कोशिश का जो बेसिस था, उन्होंने जो है उसका जो बेसिस बनाया वो था क्या? एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास, यहाँ पर भी आपको यही याद रखना है कि इसका बेसिस क्या था? एटॉमिक मास, क्योंकि यही वो प्रॉपर्टी है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे न्यूलैंड ने अपने रूल की बात की थी। न्यूलैंड का जो लॉ है, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोला जाता है इसको, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है भाई? ऑक्टेव का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 8। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, 8 ट्राइड का मतलब 3 का ग्रुप, न्यूलैंड वाले में 8 का ग्रुप है, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या बताया, उसने बोला कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स अगर आप इनको एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं, ठीक है, उस समय पे प्रेजेंट जो एलिमेंट है, उस समय पर जो है ऑलमोस्ट 56 एलिमेंट्स थे। उस समय पर 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ न्यूलैंड्स, ठीक है। तो 56 एलिमेंट्स को ही डिस्कवर करना था, उसको क्लासीफाई करना था, अरेंज करना था, ठीक है। तो न्यूलैंड ने क्या बताया कि अगर आप इन एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करते हैं, ठीक है, तो उसने क्या देखा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टी है वो 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच करती है।
फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट के साथ मैच करती है, ठीक है। तो ये जो सेम पैटर्न है, ये सेम पैटर्न जो होता है वो म्यूजिक में भी होता है। अगर आप इंडियन की बात करें तो इंडियन पैटर्न जो होता है उसमें ऐसा बोला जाता है सा रे गा मा पा धा नी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से सा आता है। ये देखिए ये 1 है और ये 8 है, यानी कि फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद मीन्स नंबर 1 के बाद में 8th वाला जो है फिर से वही आता है। ये तो हो गया इंडियन म्यूजिकल सिस्टम, यानी हमारा जो इंडिया का म्यूजिक सिस्टम होता है उसमें सारे गामा पा धा नी सा होता है। लेकिन इन द सेम वे जो वेस्टर्न कंट्रीज होती है वहाँ पे भी होता है, वो हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा उसने देखा, ऑब्जर्व किया कि जब एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो जाके 8th एलिमेंट के प्रॉपर्टी के साथ मैच करती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे क्या किया उसने, ग्रुपिंग कर दिया और फर्स्ट एलिमेंट को 8th एलिमेंट के नीचे, 8th एलिमेंट जो है उसको फर्स्ट एलिमेंट के नीचे रखा और इस प्रकार से उसने एक ग्रुप बना दिया, अलग अलग एलिमेंट्स का उसने ग्रुप बना दिया, ठीक है। तो ये जो है इसी को बोला जाता है क्या, न्यूलैंड का अष्टक लॉ। न्यूलैंड से अष्टक का क्या मीनिंग है, अष्टक का मतलब होता है संस्कृत वर्ड है अष्टक, आठ का ग्रुप, ऑक्टेव बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ऐसे ही उसने ग्रुप बनाए थे और आप अपनी नोटबुक के अंदर टेबल देख सकते हैं, अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल जो है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। टेबल का जो है नंबर है वो है 5.3। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो आपका है सा जहाँ पे लिखा हुआ है, अब इंग्लिश में तो इंडियन म्यूजिक सिस्टम में तो सा बोलते हैं और उसमें वेस्टर्न म्यूजिक जो होता है उसमें डॉ बोलते हैं, डू या डो जो भी बोलते हैं पता नहीं मुझे भी। तो सा के नीचे देखिए हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोराइन, फिर कोबाल्ट एंड निकिल एंड ब्रोमाइन, ऐसे कुछ रखा हुआ है। फिर नेक्स्ट है रे के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम के नीचे कॉपर रखा हुआ है और फिर उसके बाद आरबी का मतलब होता है रुबिडियम, आप टेबल में देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एफर्ट था किसका, आपके जो न्यूलैंड का अच्छा एफर्ट था, ठीक है। अब क्या ये सक्सेसफुल था, तो देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था। अब आपको पता होगा कैल्शियम इसका क्या हो गया, एक लिमिट हो गया, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर तो 20 होता है, उस समय एलिमेंट्स कितने थे 56। तो यानी कि ये जो न्यूलैंड का जो लॉ है इसकी कुछ अच्छाइयाँ का मतलब क्या होता है, मेरिट्स, एडवांटेज, मेरिट्स बोल दो या एडवांटेज बोल दो, एडवांटेज, मेरिट्स या एडवांटेज। फर्स्ट एटॉमिक बेस, इसका जो बेसिस था वो क्या था, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का जो प्रॉपर्टी होता है इसके ऊपर ये बेसिस था, एटॉमिक मास, ठीक है। सेकंड, उसने कितने एलिमेंट्स को अरेंज किया, अरेंज्ड 20 एलिमेंट्स, टोटल 20 एलिमेंट्स को अरेंज किया। अरेंज किया मतलब क्लासीफाई किया एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में, उस समय पे प्रेजेंट आउट ऑफ 56 में से 20 एलिमेंट्स को उसने क्या किया, अरेंज किया। ये तो हो गई इसकी अच्छी बातें, ठीक है। क्या इसमें कोई कमियां भी है, ऑफ कोर्स होगी कमियां। डीमेरिट्स, मेरिट का अपोजिट डीमेरिट, ठीक है, या डिसएडवांटेज, या क्या बोलेंगे हम इसको, डिसएडवांटेज। डिस का मतलब ऑपोजिट हो गया जस्ट, एडवांटेज का मतलब अच्छी बात, डिसएडवांटेज का मतलब अच्छी की उल्टी, अपोजिट, डिसएडवांटेज। क्या था भाई डिसएडवांटेज, पहली बात यही है कि इसकी 20 तक ही एप्लीकेबल था, तो यही इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया कि एप्लीकेबल टू ओनली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, टू ओनली फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आउट ऑफ 56 एलिमेंट्स, क्योंकि उस समय तो 56 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी उस समय तक। एक तो ये इसका गलती, कमी मान सकते हैं आप, ठीक है। अब उस समय 56 एलिमेंट थे नेचर के अंदर प्रेजेंट थे, तो उसने क्या बोला,
कि इसके बाद में नेचर में कभी फ्यूचर एलिमेंट्स डिस्कवरी नहीं होंगे, तो ये तो गलत बोल दिया ना। तो उसने क्या बताया कि नो फ्यूचर, नो एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड, नो एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड आफ्टर दिस। इसके बाद यानी 56 के बाद में एलिमेंट्स होते ही नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला। तो ये तो गलत है। आज की डेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो अभी हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? 118 एलिमेंट्स। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी जो गलती थी उसने क्या किया, सिमिलर प्रॉपर्टी वाली बात तो कर लो, अच्छी बात थी, लेकिन उसने डिसिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स को भी एक जगह पे रख दिया। एलिमेंट्स एलिमेंट्स विद डिसिमिलर properties were kept together। ये तो बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इसको कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या गलती की? फिर से देखिए अपनी टेबल 5.3, टेबल 5.3 जो है आपका, उसमें देखिए फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर हाइड्रोजन, फ्लोराइन, क्लोराइन और उसके नीचे आ गया कोबाल्ट और निकेल। देखिए हाइड्रोजन, फ्लोराइन, क्लोराइन और नीचे वाला ब्रोमाइन, ये सब क्या है? नॉन मेटल है ये। ठीक है, और कोबाल्ट और निकेल क्या है? मेटल है। तो कहाँ मेटल और कहाँ नॉन मेटल दोनों को मिक्स करके रख दिया एक ही जगह पे। तो ये क्या हो गया? इसका एक इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक। यस, डिसएडवांटेज होता है उसको ड्रॉबैक भी बोला जाता है। ड्रॉबैक यानी कि कमी, उसकी कमी। एग्जाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको कोई भी वर्ड दे सकता है इनमें से कि गिव वन डीमेरिट ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ एक्टिव, या गिव वन डिसएडवांटेज, या गिव ड्रॉबैक। एक और वर्ड आता है शॉर्टकमिंग। शॉर्टकमिंग का मतलब ही क्या होता है? कमी होती है, कमी, गलती। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं ये जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन जरूर बनाती है। क्यों? और फिर आप लोग तो पहली बार सीबीएसई के एग्जाम यानी कि बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। First of all, you are first time appearing in the board exam, so this type of questions are expected, so you have to be ready for such type of questions। चलिए ये बात हो गई इनके बारे में। ठीक है, तो डिमेरिट बता दिया आपको। एटलीस्ट एक डिमेरिट तो आपको याद होना ही चाहिए। हमारे पास तो 3 डिमेरिट है, हमने तो इसके 3 डिमेरिट्स की बात की है। तो अगर आपको 3 में से कोई एक भी याद रह जाता है देन दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, देखिए एलिमेंट्स का जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हुआ था ना, जितने भी एलिमेंट्स थे उनका जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन था डोबेराइनर से पहले भी, वो था सिर्फ मेटल और नॉन मेटल का, कि कुछ एलिमेंट्स मेटल होंगे, बचे हुए एलिमेंट्स नॉन मेटल होंगे, बस यही क्लासिफिकेशन था। लेकिन दिस वाज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, अभी तक भी हम उस जगह पे या उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए हैं जहां पे हम सेटिस्फैक्टरीली बोल सकें कि यस वी हैव क्लासिफाइड ऑल द एलिमेंट्स। क्यों? ये देखिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स प्लस 56 एलिमेंट्स को ही अपन अप्लाई कर पा रहे हैं, और 56 में भी कहाँ 20 की ही तो बात की हमने तो अभी तक। तो क्या करें, कुछ और करने की ज़रूरत है। Yes, in this direction again एक और साइंटिस्ट, रशिया के साइंटिस्ट, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1991 से पहले, 1991 या 90s से पहले अमेरिकन यानी कि वेस्टर्न जो कंट्रीज़ थे उनमें और रशिया में बहुत एक कोल्ड वार की सिचुएशन थी। ठीक है, कोल्ड वार का मतलब क्या होता है? लड़ाई नहीं करते आपस में, लेकिन अपनी तैयारियां करते रहते हैं, और मौका मिलते ही जो सामने वाला आपका दुश्मन होता है उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन नॉट डायरेक्ट वॉर, नॉट इन द कंडीशन ऑफ डायरेक्ट वार, सिंपली प्रिपरेशंस ओनली। ठीक है,
अपनी जो प्रिपरेशंस होती है उनको शो ऑफ करते हैं और सामने वाले को डराते हैं, बस। दिस वाज द कोल्ड वार। अभी नहीं है, पहले था। तो उस समय पे क्या था, कंपटीशन था। यहाँ पर भी केमिस्ट्री में भी कंपटीशन था। और कंपटीशन कैसा था कि पहले कौन केमिस्ट्री की फील्ड में, केमिस्ट्री की जो वर्ल्ड है उसमें कौन ज़्यादा करता है। एक तरफ रशिया था और दूसरी तरफ अमेरिका और उसके फ्रेंड्स कंट्रीज, ठीक है। मेंडलीव पूरा नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो भी ठीक है, ठीक है। चलिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाम है इनका दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, मेंडलीव, ठीक है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, ठीक है। और रशियन केमिस्ट। केमिस्ट का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए केमिस्ट? सिंपली a person who understands the basics, the rules, the laws of chemistry, that is called a chemist, ठीक है। मेंडलीव रशियन साइंटिस्ट, रशियन केमिस्ट, ठीक है। उन्होंने भी क्या किया, सेम ऐसा ही कंट्रीब्यूशन दिया और उन्होंने भी एक पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो याद रखिएगा, यहाँ पर भी मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसका बेसिस जो है वो है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। याद रखिएगा, दिस इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ओके। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसका बेसिस क्या था, उसका बेसिस क्या था। सो द आंसर इज एटॉमिक मास। ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट दैट टाइम। कितने एलिमेंट्स थे उस समय पे? उस समय तक 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी एट द टाइम ऑफ मेंडलीव, ठीक है। तो उन्होंने 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया और उन्होंने क्या चेक किया कि जो एलिमेंट्स के जो एटॉमिक मास होते हैं उनमें और उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है उनमें एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप होता है, एक पर्टिकुलर रिलेशन उसने ऑब्जर्व किया, ठीक है। और उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, जो है एक अपना पीरियोडिक लॉ बनाया, एक पीरियोडिक लॉ बनाया। ये पीरियोडिक लॉ इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा इसको। पीरियोडिक वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है इसका लॉ? स्टेटमेंट आपको याद रखना है। ये जो स्टेटमेंट है वही आपके लिए ज़रूरी है। स्टेटमेंट आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं, सेम स्टेटमेंट मैं भी यहाँ पर बता रहा हूँ और सेम स्टेटमेंट आपको याद भी रखना है एज इट इज़ बिकॉज इन एग्जाम इट मे बी आस्क्ड सिंपल वे, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। यानी इसको हम एक्सप्लेन करें तो इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे जैसे एटॉमिक मास का वैल्यू चेंज होता है, जैसे जैसे एटॉमिक मास का वैल्यू चेंज होता है, इन द सेम पैटर्न उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो भी क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। यही है इसका मीनिंग, ठीक है। और इसी के बेसिस पे क्या किया, मेंडलीव ने एलिमेंट्स को अरेंज किया। अब मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स थे, ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स थे, उन वर्टिकल कॉलम्स को क्या नाम दिया गया? दे वर कॉल्ड ग्रुप्स। व्हाट दे वर कॉल्ड? ग्रुप्स, ओके। एंड मेंडलीव की जो टेबल थी उसके अंदर कुछ हॉरिजॉन्टल रोज भी थी, हॉरिजॉन्टल रोज, दे वर कॉल्ड सीरीज। ध्यान रखिएगा, बुक के अंदर आपके में गिवन है पीरियड, बट एक्चुअल जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसमें सीरीज बोला गया था। अगर आपको सीरीज नहीं मिले तो आपको याद रखना है कि पीरियड बोला गया उनको, दे वर कॉल्ड पीरियड, ठीक है। सीरीज या पीरियड, लेकिन एक्चुअल वर्ड था सीरीज, उन्होंने सीरीज या नाम दिया था, ठीक है। देखिए मेंडलीव इतनी बड़ी, इतना अच्छा काम कैसे कर पाए? मेंडलीव ने क्या किया, ये जितने भी एलिमेंट्स थे ना उनकी केमिकल रिएक्शंस कराई हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ में। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि विच ऑफ द एलिमेंट हेल्प्ड मेंडलीव टू रिच हिज पीरियोडिक टेबल। तो आपको आंसर याद रखना है, एक तो था हाइड्रोजन और दूसरा था ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही दो एलिमेंट्स थे जिन्होंने मेंडलीव की बहुत अच्छी हेल्प की। किसके लिए? इस पीरियोडिक टेबल को बनाने में, ठीक है। कैसे की? उन्होंने क्या किया, सभी एलिमेंट्स की इनके साथ में रिएक्शन करा के देखी, सभी एलिमेंट्स की इनके साथ में रिएक्शन करा के देखी और उसके बेसिस पे उसने उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है उनको क्या किया,
नोट डाउन किया कि भाई कौन सा एलिमेंट किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, कौन सा एलिमेंट किस टाइप का कंपाउंड बनाता है, और उसी के बेसिस पे फिर उन्होंने अपना जो है पीरियोडिक टेबल बनाया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ की अगर आपको बात की जाए तो ये पीरियोडिक टेबल है आपका 5.4। आपकी बुक के अंदर एक टेबल है, टेबल 5.4, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पीरियोडिक टेबल से नहीं पूछा जाएगा, पीरियोडिक टेबल से नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा ये कि उसमें कितने पीरियड थे और कितने ग्रुप थे, कितने ग्रुप थे और कितने पीरियड थे। तो ध्यान रखिएगा, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल की बात करें हम, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर टोटल 7 ग्रुप्स थे। हाउ मेनी ग्रुप्स? टोटल 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स, टोटल 8 ग्रुप्स थे। ठीक है, और सीरीज कितने थे? सीरीज का मतलब क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वाली जो हॉरिजॉन्टल रोज थी वो कितनी थी, तो वो भी आपको याद रखनी है। टोटल जो है हॉरिजॉन्टल जो सीरीज थी वो कितनी थी? 6 थी। कितनी थी? 6 सीरीज बोल दो या 6 पीरियड बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि पीरियड वर्ड जो है वो आजकल एट परसेंट यूज़ किया जाता है, और मेंडलीफ के टाइम पे पीरियड वर्ड नहीं था, मेंडलीफ के टाइम पे पीरियड वर्ड नहीं था, तो इसलिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए मेंडलीफ की जो पीरियड टेबल थी वो एक जर्मन जर्नल में पब्लिश हुई थी। देखिए एक्चुअली क्या है कि जो मेंडलीफ का टाइम था ना, उस टाइम पे जर्मन लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर जो साइंटिफिक रिसर्च या साइंटिफिक जो वर्क्स होते थे, साइंटिफिक वर्क्स जो होते थे वो जर्मन लैंग्वेज में ही पब्लिश होते थे। ठीक है, चलिए याद रखने के लिए, सिंपली फॉर नॉलेज के लिए ये बात हो गई। अब बात करते हैं मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, क्योंकि कुछ तो इसमें अच्छी बात होगी। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो है उसमें कुछ तो अच्छी बात होगी, तो वो बातें जो है अच्छी बातें और बुरी बातें वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि उन्होंने मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल है उन्होंने किसका यूज़ किया, कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया? एटॉमिक मास का यूज़ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, was based on atomic mass। एटॉमिक मास एक रिलेटिवली इम्पोर्टेंट कैरेक्टर या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है या नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, करेक्ट, वो क्या था? मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीफ की जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक मास के ऊपर बेसिस थी। चलिए इसी को यहाँ पर हम डीमेरिट भी बनाएंगे आगे हम। डीमेरिट, मेरिट का मतलब अच्छी बात, डीमेरिट का मतलब कमी। अभी मैंने पीछे बताया था आपको 3 या 4 वर्ड होते हैं, इसके लिए उनको याद रखना है। मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल का बेसिस था एटॉमिक मास, लेकिन कभी कभी मेंडलीफ ने खुद ने ही अपनी एटॉमिक मास का जो ये रूल था उसको फॉलो नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या किया, उसको फॉलो नहीं किया, यानी कि नॉट फॉलोड द बेसिक रूल। अब बेसिक रूल कौन सा था भाई? बेसिक रूल ये था कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। इंक्रीजिंग ऑर्डर को उसने फॉलो नहीं किया। ऐसा कहाँ पे किया, ऐसा कहाँ हुआ ऐसा? तो एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है, और वो एग्जाम्पल कौन सा वाला है? जिसके अंदर कोबाल्ट जो होता है, कौन सा? कोबाल्ट। देखिए याद कैसे रखना है, कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट और निकिल की बात करें तो दोनों ही क्या है, एक कोबाल्ट है 27 और निकिल है 28, उनका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास जो होता है वो होता है 58.9 यू एट प्रेजेंट जो है यूनिट है इसका 58.9 यू, और निकिल जो होता है उसका होता है 58.7। दोनों में से ये कम है, ये ज़्यादा है, तो ये बाद में आना चाहिए था और ये पहले आना चाहिए था, लेकिन उन्होंने पहले इसको लिया, पहले इसका नंबर आया फिर इसका नंबर आया, तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया कि उसने बेसिक रूल जो है किसका, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास का, उसको फॉलो नहीं किया।
नॉट फॉलोड द बेसिक रूल ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके बाद में मेंडलीफ ने जब एलिमेंट्स को अरेंज किया तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट्स है, उनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, लेकिन उसने ये देखा कि उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम आने के बीच में कुछ बहुत बड़ा गैप आ रहा है, प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत बड़ा गैप आ रहा है। तो उसने ये सोचा कि जरूर कोई ऐसा एलिमेंट हो सकता है जो इस गैप को फिल करेगा इन फ्यूचर। उस एलिमेंट की जब डिस्कवरी की जाएगी तो वो एलिमेंट जो होगा वो इस ग्रुप को फिल करेगा, और उसी को बोला जाता है कि मेंडलीफ ने फोरकास्ट किया। फोरकास्ट का मतलब क्या होता है? भविष्यवाणी करना, बताना कि यस ऐसा कोई एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, ये मेंडलीफ की एक अच्छी बात थी कि उसने फोरकास्टिंग किया, फोरकास्टिंग ऑफ न्यू एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स के बारे में बताया जो उस समय डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन उसने पहले बता दिया कि यस ऐसा कोई एलिमेंट आएगा, अब एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। तो इसके लिए क्या किया उसने, जो फोरकास्टिंग ऑफ न्यू एलिमेंट्स है उसके लिए उसने क्या किया, अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर कुछ जगहों पे खाली जगह छोड़ दी, गैप छोड़ दिया। ठीक है, कुछ गैप छोड़ दिया, तो उससे उसको अच्छा लगा। मीन्स ये उनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, कि उन्होंने उस समय पे डिस्कवरी नहीं हुई एलिमेंट्स की, उनके बारे में उन्होंने बताया। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 एलिमेंट्स की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उनकी डिस्कवरी बाद में हुई थी। स्कैंडियम Sc, स्कैंडियम, Ga, गैलियम, और नेक्स्ट आता है जर्मेनियम, Ge। ये 3 एलिमेंट उस समय तक डिस्कवर नहीं हुए थे। ठीक है, तो इन एलिमेंट्स के लिए उसने एक न्यूमरल यूज किया था, एका। एका एक संस्कृत का वर्ड है। संस्कृत लैंग्वेज बहुत ही रिच लैंग्वेज थी कोई समय में हमारे इंडिया में, हालांकि अभी तो इसका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एका वर्ड जो है संस्कृत का वर्ड है, एका वर्ड यूज़ किया, और एका का मतलब होता है 1। ठीक है, इन एलिमेंट्स के लिए उसने ऐसा बोला कि एका एलिमेंट्स, इसका मतलब है कि उसने जो एलिमेंट्स के लिए बोला कि एका, जैसे फॉर एग्जांपल एका बोरोन बोला उसने, एका बोरोन का मतलब बोरोन के बाद वाला एक, एका बोरोन, एका सिलिकॉन, सिलिकॉन के लिए ऐसा बोला उसने। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, एका एल्यूमिनियम, यानी इनका मीनिंग क्या हो गया, बोरोन के बाद में एक एलिमेंट की डिस्कवरी होगी और उसको उसने नाम दिया एका। एक का मतलब एक, बोरोन के बाद एक आगे, एल्यूमिनियम के बाद एक आगे, यानी एल्यूमिनियम के बाद में एक एलिमेंट की डिस्कवरी होगी। एका सिलिकॉन के बाद में एक एलिमेंट की डिस्कवरी होगी। ठीक है, और ये जो सब चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं आपकी बुक के अंदर एक टेबल बनाया हुआ है, और उस टेबल का नंबर है 5.5, टेबल 5.5 में क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स की बात की गई है, जिसके लिए उसने एका वर्ड यूज़ किया था, उन्हीं एलिमेंट्स की बात की गई है। ठीक है, देखिए एका एल्यूमिनियम एक एलिमेंट जिसके लिए उसने वर्ड यूज़ किया एका एल्यूमिनियम। उस समय तक ये एल्यूमिनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, जब बाद में इसका डिस्कवर हुआ तो ये पता चला कि ये गैलियम ही है, उसका एका एल्यूमिनियम। इनकी प्रॉपर्टीज़ की कंपैरिजन की गई। उस समय उसने जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी, एलिमेंट की डिस्कवरी हुई नहीं, लेकिन उसने उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ बता दी। देखिए क्या, फर्स्ट एटॉमिक मास एका एल्यूमिनियम का जो उन्होंने बताया वो था 68 एट प्रेजेंट। गैलियम का अगर हम मास एटॉमिक मास की बात करते हैं दैट इज इक्वल टू 69.7 U, इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल है, सिमिलर है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके ऑक्साइड का फॉर्मूला, यानी कि जब ये एलिमेंट जिसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, जब ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये इस टाइप का एल्यूमिनियम इस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और अगर इस गैलियम की बात करते हैं तो ये भी गैलियम जो है वो इसी टाइप का ऑक्साइड बनाता है। ये तो एग्जैक्टली मैच कर गया, उसकी फोरकास्टिंग सही हो गई। नेक्स्ट है क्लोराइड की बात करें कि ये किस टाइप का क्लोराइड बनाता है, तो इसकी जो क्लोराइड की बात की गई, किसकी,
इसके एका की बात की गई तो इस एका ने जो बनाया क्लोराइड वो था ECl3 टाइप का, और जब आप इसकी गैलियम के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो ये गैलियम GaCl3 टाइप का बनाता है, और मेंडलीव का जो एका एलिमेंट था वो इस टाइप का बनाता है, दैट इज सिमिलर, बोथ ऑफ देम आर सिमिलर, यानी कि दिस वाज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, ये जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसका ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंडलीव वाज एबल टू फोरकास्ट अबाउट अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके बारे में मेंडलीव ने बताया। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम आती है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हाइड्रोजन की पोजीशन। हाइड्रोजन बड़ा बेकार एलिमेंट, नॉटी एलिमेंट बोला जाता है, हाइड्रोजन को याद रखिएगा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी फिक्स नहीं है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है और फर्स्ट नंबर का एलिमेंट ही सबको परेशान करता है। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन अभी भी फिक्स नहीं है। क्यों नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? देखिए, हाइड्रोजन जो होता है उसके पास में एटॉमिक नंबर होता है 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और इसी के अंदर अगर आप बात करते हैं ग्रुप की तो लिथियम जो होता है उसके पास में भी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन का बिहेवियर लिथियम के जैसा है, यानी हाइड्रोजन को आप फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है उसमें रख सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम Cl है क्लोरीन वाला ग्रुप, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ FClBrI, ये एक ग्रुप है फ्लोरीन वाला। ठीक है, इस ग्रुप की बात करें तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं ना ये ऐसा बना लेते हैं, मतलब 2 एटम मिलकर, सिमिलर 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ऐसा काम हाइड्रोजन भी करता है, हाइड्रोजन भी H2 बना लेता है, HH मिलके हाइड्रोजन बना लेता है, यानी ये हाइड्रोजन जो है वो इनके जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन को आप इनके साथ में भी रख सकते हो। तो समस्या ये आ गई कि हाइड्रोजन को लिथियम के साथ में रखें या हाइड्रोजन को इनके साथ में रखें। तो द पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन वॉज नॉट श्योर। ओके, उन्होंने इस हाइड्रोजन की जो पोजीशन है उसके बारे में कुछ नहीं बता सके। करेक्ट, इसकी पोजीशन जो है वो क्या है, नॉट श्योर। ठीक है, चलिए इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम। देखिए नेक्स्ट जो आता है, ठीक है, हेलोजन की बात बताई दी मैंने आप लोगों को, हाइड्रोजन की बताई दी और हाइड्रोजन की पोजीशन की हमने बात की। हाँ यस, नेक्स्ट पॉइंट आता है आइसोटॉप्स। आइसोटोप क्या होता है पता होना चाहिए आपको, क्योंकि आपके यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बुक के अंदर आइसोटोप। ठीक है, तो आइसोटोप क्या होता है? देखिए, किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स, किसी एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका जेड तो क्या होता है, सेम होता है, जेड तो क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका एटॉमिक जो नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। उनको हम बोलते हैं आइसोटोप। एटम, ऐसे एटम्स किसी एक ही एलिमेंट के जिनके लिए जेड तो सेम होगा लेकिन उनके एटॉमिक जो मास नंबर होता है, ए जिसको हम बोलते हैं मास नंबर, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हो सकता है इसका, या दूसरा डेफिनेशन जो होता है वो होता है ऐसे एटम्स जिनके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो क्या होते हैं उनमें सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होगा सेम होगा ये तो, ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उनको भी हम आइसोटोप ही बोलते हैं। ठीक है, मेंडलीव के टाइम पे आइसोटोप का डिस्कवरी नहीं हुआ था। अगर मेंडलीव के समय आइसोटोप का डिस्कवरी हो जाता तो फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल जो है उसमें एक और डिमेरिट ऐड हो जाता। क्यों? क्योंकि ये जो आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। अब ये एटॉमिक मास क्या होता है, ये वाला जो है मास नंबर जिसको हम बोलते हैं, ये डिफरेंट होता है। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का बेसिस क्या था, एटॉमिक मास। इसका मतलब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट जो एटम्स, जो आइसोटॉप्स होते हैं, उनको अलग अलग पोजीशन देनी पड़ती, और ऐसा करते ही मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये एक और प्रॉब्लम ऐड हो जाती। ठीक है,
तो इसलिए आपको याद रखना है कि मेंडलीव के समय में आइसोटोप्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, ठीक है। लेकिन जब आइसोटोप्स का डिस्कवरी हो गया तो फिर मेंडलीव की टेबल जो है उसको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई। ओके, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल को डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने पूछने लग गए कि भाई बताइए ये जो आइसोटोप बना है, जैसे फर्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप होते हैं, हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। आगे की क्लासेस में आप और डिस्कस करेंगे इनके बारे में हायर क्लासेस में, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम तीनों का ही मास अलग अलग होता है, तीनों का ही मास अलग अलग होता है। तो इसके बेसिस पे तो इनको तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए, 3 डिफरेंट टाइप के एटम्स है, ठीक है। तो फिर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया किससे, मेंडलीव से, कि भाई बताइए इन तीनों को कहाँ रखेंगे आप। तो चैलेंज कि भाई नहीं कर सकते कुछ, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रॉब्लम थी उससे मेंडलीव बच गए। लेकिन उसके बाद वाले जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने फिर इसी पॉइंट को एक इशू बना लिया, और इशू बनाने के बाद में जो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या कर दिया गया, रिजेक्टेड। सो ये जो पॉइंट्स है ये आपको याद रखना है कि व्हाई द पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीव और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वाज रिजेक्टेड, ठीक है। यहाँ पर 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो उसकी अच्छी बात के बारे में बात करेगा कि भाई उसमें क्या अच्छाइयाँ थी, और दूसरा उसकी बुरी बात यानी कि उसमें क्या कमियाँ थी, ठीक है। तो ये थी कहानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की, ठीक है। अब क्या यही सब खत्म? नहीं, इसके बाद में और साइंटिस्ट लोगों ने आगे विचार किया, आगे और सोचा कि क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो इसके बाद में आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे। मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।